स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा आज पहला लेक्चर है स्टूडेंट्स। तो सेट होता क्या है, किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब सेट के बारे में बताना। तो स्टूडेंट्स, सेट को जब भी कभी हम लिखेंगे तो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। कुछ सेट ऐसे हैं जिनके लिए कुछ लेटर्स फिक्स कर दिए गए हैं, वो उन्हीं पे अच्छे लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पेशल सेट्स। तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो आप ए से लेके जेड तक में अवॉइड करेंगे, वो हर एक सेट को नहीं नाम दिए जा सकते, वो किसी पर्टिकुलर टाइप के सेट को ही नाम दे सकते हैं। तो वो नंबर्स, वो कौन कौन से अल्फाबेट है जिनको आप अवॉइड करेंगे, कैपिटल एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, टी, आर एंड यू। टोटल ये 7 अल्फाबेट्स हैं जो आप ए से लेके जेड तक जब भी किसी सेट का नाम रखें तो इन लेटर को अवॉइड करेंगे, ये नाम आप उनको नहीं देंगे क्योंकि ये किसी स्पेशल टाइप के सेट्स के लिए बनाए गए। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा जब भी आप कोई सेट लिख रहे हैं तो हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट ये नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को कर्ली ब्रैकेट बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो मेरा सजेशन है कि आप कर्ली ब्रैकेट ऐसे बनाएं। देखिए, एक्चुअल जो इसकी शेप है वो तो ये है, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बनाना शुरू करते हैं तो ये ब्रैकेट में बनाने में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो मेरा सजेशन है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसे बनाएं। क्लोज ब्रैकेट बनाने के बाद यहां पे एक सर्कल लगा दें। तो इस तरीके से जो बनाई जाती है तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टूडेंट ये वाली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से बनाएं, लेकिन जब आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा, कॉपी में बना बना के प्रैक्टिस करें, फिर आप कर्ली ब्रैकेट ही यूज किया करेंगे। लेकिन जब हम कॉपीज चेक करते हैं या फिर पेपर में स्टूडेंट का क्वेश्चन चेक करते हैं और किसी स्टूडेंट ने इस तरीके की ब्रैकेट बनाई होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये भी कर्ली ब्रैकेट है। तो ये मेरा सजेशन है, एक बार दोबारा देख लीजिए किस तरीके से आप बनाएंगे। क्लोज ब्रैकेट डालने के बाद आपको इधर भी एक सर्कल बना देना है और इधर भी एक सर्कल बना देना है, तो उससे ये कर्ली ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूं आपको सेट का। एक सेट का नाम रखा मैंने कैपिटल ए से लेके जेड तक मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं, लेकिन ये 7 लेटर्स में से नहीं रख सकता क्योंकि ये 7 लेटर्स किस किस के लिए बने हैं, स्पेशल पर्टिकुलर टाइप के कौन से सेट्स हैं वो मैं अभी बस जस्ट इससे नीचे बताने वाला हूं। तो अब ए लिखा और उसके अंदर स्मॉल एबीसी लिख दिया, तो ये जो स्मॉल एबीसी सेट के अंदर मैंने लिखा है ये इस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स या मेंबर्स। तो अंदर लिखी हुई चीजों को हम उस सेट के क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स। हमारी फैमिली के मेंबर्स, ये हमारे फैमिली के एलिमेंट्स, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये एक सेट लिखा हमने और बताने की जरूरत नहीं है ये सेट है, क्योंकि ब्रैकेट ही आपको ये मैसेज दे रही है कि ये सेट का क्वेश्चन है। और सेट में कितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? 3। और कौन कौन से एलिमेंट है वो? स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इन स्मॉल ए बी सी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स या मेंबर्स। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। और एक चीज मैं बताऊंगा कि किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये भी एक फार्मूला है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो किसी सेट का कार्डिनल नंबर का मीनिंग होता है कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं उस सेट में कितने हैं। अगर हमने उस सेट को ए लेटर से डिनोट किया है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स आप काउंट करेंगे इन ए सेट, वो कहलाता है कार्डिनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। इसके लिए एक सिंबल भी बना है। अगर आप एन ऑफ ए लिखते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आप मुझे कार्डिनल नंबर लिख के दे रहे हैं। और अगर सेट को ए से डिनोट किया गया है तो एन ऑफ ए, अगर सेट को बी से डिनोट किया जाता है तो एन ऑफ बी, अगर सेट को सी से डिनोट किया जाए तो एन ऑफ सी, इस तरीके से बन जाता है।
अब मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि अगर सेट ABC है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो इसका कार्डिनल नंबर स्टूडेंट्स 3 है। किस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं कि इसका कार्डिनल नंबर 3 है? देखिए काउंट करते हैं इसके एलिमेंट्स की संख्या, ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल अंदर 3 एलिमेंट है, इसलिए इस सेट का कार्डिनल नंबर बनता है 3। तो अब तक आपने क्या सीख लिया कि सेट को कौन से अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से, ए से लेके जेड तक का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन 7 अल्फाबेट्स कैपिटल अल्फाबेट आप अवॉइड करेंगे, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। और ब्रैकेट कौन सी यूज करती है? कोई और तरह की ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे। और अंदर वाली जो सेट के अंदर जो लिखा जाता है उनको क्या बोलते हैं? उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। और कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स की संख्या, उनको गिनना, वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो आगे बताते हैं अब n किसके लिए बना है, w किस चीज के लिए बना है, z किसके लिए बना है, q किसके लिए बना है, t किसके लिए बना है और r किसके लिए बना है। तो ये आपको सुनना है। छोटी क्लासेस में आपने सिर्फ फर्स्ट 4 पढ़े होंगे, तो ये फर्स्ट 4 आपको पता होंगे। 10th में 9th में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर देते हैं इनके बारे में। तो 6 स्पेशल फेमस सेट्स, तो ये सभी ऑल ओवर मैथमेटिक्स में ये फिक्स है कि अगर कैपिटल N से लिखा जाएगा तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, हिंदी में आप बोलते हैं इसको प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं स्टूडेंट्स 1 से शुरू होती है, काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और लास्ट में ये डैश डैश डालने का मीनिंग ये है कि ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ये नंबर यहां रुकेंगे नहीं, आगे इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इसका लोवेस्ट नंबर आपको पता है 1 है, लेकिन हाईएस्ट नंबर आपको नहीं पता होता नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जब आप लिखना शुरू करेंगे 1 से ही स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए ए बी सी अवॉइड करेंगे कि आप इसको ए सेट मान लें अभी, तो वो बुरी बात होगी, इंप्रेशन बहुत बुरा होगा। आप उसके लिए एन लेटर ही यूज करेंगे। W से होता है स्टूडेंट सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में कितना फर्क होता है? एक एलिमेंट इसमें बढ़ जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन मींस इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इसको होल नंबर्स किस तरीके के होते हैं? W लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या 1.5 होल नंबर है, क्या 2.3 नेचुरल नंबर है? नो, सिर्फ 2 के बाद नेचुरल नंबर 3 है, सिर्फ 1 के बाद होल नंबर 2 है। तो 1.5 हमारा होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर्स बिल्कुल यही नंबर है जो आपको नजर आ रहा है। डेसिमल वाले पॉइंट्स होल नंबर या नेचुरल नंबर में नहीं आते। फिर आप सीख रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स 0 सेंटर में लिखा जाता है और वही नंबर प्लस में भी लिखे जाते हैं और माइनस में भी लिखे जाते हैं, जैसा आप नंबर लाइन ड्रा करते हुए करते हैं। तो 0 1 इधर और इधर -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4, 5 -5। इधर से भी वो माइनस इंफिनिटी तक चलता है और इस साइड भी वो इंफिनिटी तक चलता है। तो इंटीजर्स का ना तो हमें लोएस्ट नंबर पता है और ना ही हमें बिगेस्ट नंबर पता है। वो लोएस्ट नंबर माइनस इंफिनिटी हो जाता है और बिगेस्ट नंबर वो इंफिनिटी हो जाता है, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इंटीजर्स के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज किया जाता है? Z। फिर होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके लिए क्यू लेटर यूज किया गया। अवॉइड करेंगे, आप आर नहीं समझेंगे। कई स्टूडेंट्स रैशनल के लिए आर समझ लेते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए क्यू लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और रैशनल नंबर्स आपके मीनिंग में ये रहेंगे जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, p/q की फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। जैसा 1/2, 7/3, 5/4, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। और अकेला 9 भी रैशनल नंबर भी कहा जा सकता है। मैं मानता हूं कि 9 को आप नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, 9 को आप होल नंबर भी बोलते हैं और 9 को आप रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो 9/1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जो भी बाय 1 या किसी भी फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन q की जगह सभी कुछ आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आप यहां लिख सकते हैं। अगर कभी नीचे 0 लिखा होगा 9/0, वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा।
ये आप ध्यान रखेंगे। रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी रैशनल नंबर्स होते वो हैं जो फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं p बाई क्यू। नॉर्मली p न्यूमरेटर को बोलते हैं और q डिनोमिनेटर को बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर्स में। मुझे लगता है आप याद कर रहे होंगे। n फॉर नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग को बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स W से डिनोट किया जाते हैं, यानी इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं हिंदी में। इंटीजर्स इनको बोलते हैं हम जहां तक मुझे लगता है इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है ऋणोत्तर संख्याएं, ऋणोत्तर संख्याएं। और फिर रैशनल नंबर्स, और इसको प्रिमेय संख्याएं बोलते हैं हम, प्रिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर अप्रिमेय संख्याएं। और इसको इरेशनल नंबर्स के सेट को हम टी लेटर से डिनोट करते हैं। इरेशनल के लिए आई लेटर नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, टी लेटर है। और कैसे होते हैं इरेशनल नंबर्स, आपने 10th में सुने हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में कि √2, √3, √5 और पाई, ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनको जब हम कभी वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से या बाय हैंड, तो आपके इनमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता और ये डिविजिबिलिटी खत्म भी नहीं होती। डेसिमल चलता रहता है काफी देर तक और कोई भी नंबर रिपीट करना शुरू नहीं होता है। जहां पे वो रिपीट करना शुरू हो जाता तो वो रैशनल बन जाता, लेकिन ये अनरिपीटेड रहते हैं। तो √2, √3, √5 और पाई ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें ऊपर वाले सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर में। तो n भी आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर भी इसमें समा जाते हैं, होल नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव वाले भी सभी आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले भी सभी इसमें आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी सभी इसमें आ जाते हैं। तो कौन नहीं आता, स्टूडेंट ये पूछता है सर रियल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आ पाता? तो इमेजिनरी नंबर बीच में नहीं आ पाते। आइटा वाली टर्म्स वाले जो आंसर होते हैं वो नहीं आ पाते। जैसे एक नंबर लिखता हूं मैं 3 + 4 आइटा, क्या ये रियल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें आइटा आ गया। तो जिस भी टर्म में आइटा आ जाए वो नंबर छोड़ के बाकी दुनिया के सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। रियल नंबर में सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, सभी इंटीजर्स, सभी रैशनल, सभी इरेशनल्स आ जाते हैं। तो कौन नहीं आते? आइटा वाले नंबर्स बीच में नहीं आते, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स कंटेनिंग आयोटा। आप चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं, आपको पता है आयोटा क्या होता है, राइट? तो मैंने आपको 6 नंबर्स के बारे में बता दिया जो यहाँ मैंने अवॉइड करने को कहा था। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है छोड़कर, तो आपने इनको छोड़ना था, ए से लेके जेड तक इनका नाम रखना था। लेकिन इसमें से आप एन इसी को रखेंगे, इसको आप एन नहीं मान सकते। डब्ल्यू मानना है तो आप इस तरीके के सेट को ही मान सकते हैं, और जेड मानना है तो आप इस टाइप के सेट को ही मान सकते हैं। इस सेट को आप जेड नहीं मान सकते, क्यों? आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मान सकते हैं, और इरेशनल टी से आप इस तरीके के सेट्स को मान सकते हैं, और आर आप इस टाइप के को मान सकते हैं। तो आप ए मान रहे थे उसको। अगला यूनिवर्सल सेट का मीनिंग समझाता हूं। यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स वो होता है जब हमें किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 5 सेट्स देंगे और उन 5 सेट्स में एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी चारों सेट के जो एलिमेंट हैं वो भी उसमें मिलते हैं, और हो सकता है उसमें कुछ और नंबर्स भी फालतू भी हों। तो वो ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट हो जाता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अगर मैं फैमिली के एग्जांपल से बात करूं, सपोज मेरी फैमिली में मेरे मदर है, मेरे फादर है, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी हैं, तो फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसको हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। तो दादाजी को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इसी तरीके से जो सेट की भाषा में बात करें तो अगर हमें क्वेश्चन में 4 सेट दिए गए हो और एक सेट ऐसा हो जो सबसे बड़ा सेट हो और उसमें पहले 3 सेट के सारे एलिमेंट भी आते हो और हो सकता है उनमें एक आधा नंबर और एक्स्ट्रा भी आता हो, तो इस तरीके के सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसके लिए अल्फाबेट भी फिक्स कर दिया गया है, यू। तो ये 7th अल्फाबेट मैंने यहाँ पे बताया, यू भी हम सोच समझ के ही लिखेंगे। किसी भी सेट का नाम हम यू नहीं रख सकते। यू हम तब रखते हैं जब काफी सारे सेट्स में जो सबसे बड़ा सेट हो और उस सेट में पिछले सभी सेट आ रहे हो, उस तरीके के सेट को फिर हम यू कहते हैं।
तो जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में n भी है, w भी है, z भी है, q भी है, t भी है और r भी है, तो ये सारे सेट अगर हमारे पास हैं तो हम इसमें से यूनिवर्सल सेट किसको पुकारेंगे? तो हम यूनिवर्सल सेट करेंगे r को, क्योंकि r के अंदर ये पिछले वाले सारे सेट आ जाते हैं, तो इसलिए r को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। और एम्प्टी सेट के काफी सारे नाम हैं इंग्लिश में, इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। एक ही सेट के तीन नाम हैं, जरा याद कीजिए, नाम से ही पता लग रहा है एम्प्टी। एम्प्टी मींस खाली, जो अपने अंदर एक भी एलिमेंट ना रखता हो वो कहलाता है एम्प्टी सेट। और नल सेट भी यही होता है, कभी कभी हम बोल देते हैं कि बहुत ये पढ़ाई में बहुत नल है, नल मतलब बिल्कुल जीरो है। और वॉइड सेट भी यही होता है, क्रिकेट में भी हम यूज करते हैं कि इसका जो ओवर था वो वॉइड चला गया, तो बॉल जो थी वो वॉइड चली गई, तो इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो ये वॉइड का मीनिंग भी होता है जीरो, नल का मीनिंग भी होता है जीरो, एम्प्टी का मीनिंग भी होता है जीरो। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट या मेंबर ना हो, इस तरीके के सेट को हम एम्प्टी सेट भी पुकार सकते हैं, नल सेट भी और वॉइड सेट भी। जैसा एग्जांपल देख लीजिए, ये मैंने ए सेट लिखा और कर्ली ब्रैकेट तो डाली, लेकिन अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा, तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी कि मैंने आपके सामने एम्प्टी सेट लिख दिया। और इसकी दूसरी प्रेजेंटेशन है कि आप 5 भी लिख सकते हैं लेकिन कर्ली ब्रैकेट नहीं डालेंगे, या तो आप 5 यूज कीजिए या आप कर्ली ब्रैकेट यूज कीजिए। लेकिन अगर आपने इसके साथ कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर ली तो वो एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं होगा, फिर वो गलत प्रेजेंटेशन होगी, इसको आप ध्यान रखिए। 5 में इसलिए आपको सिखाना चाहता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये वीकनेस है कि इस तरीके की ब्रैकेट को नहीं डाल सकते, तो वो स्टूडेंट फिर एम्प्टी सेट के लिए, नल सेट के लिए, वाइड सेट के लिए 5 वर्ड भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 5 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमने कुछ सेट्स के बारे में बताया। ये सभी फार्मूलाज हैं, आपको याद करना है। अगर कोई पूछ ले कि बताइए मुझे जेड क्या होते हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी, और सेंटर में जीरो भी होता है, और इधर माइनस इंफिनिटी तक चलता है और इधर से प्लस इंफिनिटी तक चलता है। तो इस तरीके से आपको सभी ये याद रहना चाहिए। यूनिवर्सल सेट कौन से अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है आपको पता होना चाहिए, यू से किया जाता है। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो 5 से या एम्प्टी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट डाल के। तो इस तरीके से ये सब आपको याद करना है, ये फार्मूलाज है। कार्डिनल नंबर, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि हमसे मोस्ट टीचर काउंटिंग के बारे में पूछ रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो काउंट करके बता दीजिए कि ये सब ये इस सेट का कार्डिनल नंबर है। तो ये सब आप बार-बार पढ़िए, आपको याद रहेगा। स्टूडेंट्स ये टॉपिक शुरू करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक का पक्का आता है 2 मार्क्स में, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये 100% बहुत इजी है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि सभी शब्द बिल्कुल नए नए हैं आपके लिए, लेकिन इजी बहुत है। ये एक बार सीख ले भूलते नहीं है हम लोग। और अगर हम ये 5 के 5 ऑपरेशन सीख लेते हैं तो हमारे 2 मार्क्स या 4 मार्क्स बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल आएंगे। तो मैं आपको 5 ऑपरेशंस ऑन द सेट सिखा। देखिए, जब हमने शुरू में मैथ सीखा था तो वहां भी कुछ ऑपरेशन सीखे, अंक गणित में भी आपने कुछ ऑपरेशन सीखे। जैसे आपने 2 नंबर को जोड़ना सीखा, प्लस करना, 2 नंबर को घटाना सीखा, डिवाइड करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, तो ये भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं। लेकिन अब आपको क्या सिखा रहे हैं कि सेट पे किस तरीके के ऑपरेशंस लगते हैं। अगर कोई सेट 2 दिए हो तो उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वो 5 तरह के ऑपरेशंस आपको सिखाते हैं। तो सीख लीजिए। ये 5 ऑपरेशन के लिए एक फिक्स है कि मान लेते हैं ए अगर ये है, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 6 8 10 12, और यूनिवर्सल सेट यू के अंदर ये वाले सारे और ये वाले सारे पक्का होंगे। आप चाहे चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 2 4 6 8 देख लीजिए, इसमें जरूर होगा 2 4 6 8, और 6 8 10 12 जरूर होगा, 6 8 10 12 भी है। कुछ एक्स्ट्रा भी है तो वो है 14 और 1 और 14 इसमें एक्स्ट्रा भी है। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ही यही है कि जिसको हमने यू नाम देना है वो ऐसे ही किसी को बिना सोचे समझे हम यू नहीं दे सकते। यू एक ऐसा सेट होता है, परिवार का एक ऐसा मुखिया होता है जिसमें पहले सारे परिवार के जितने भी नंबर दिए जाते हैं वो सभी होते हैं, और प्लस में एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
तो इसमें एक्स्ट्रा 2 नंबर एक्स्ट्रा भी है 1 और 14, तो ये यूनिवर्सल सेट है जिसको हम यू से मार्क करेंगे। किसी भी चलते फिरते मैट्रिक सेट को हम यू नहीं कह सकते। जैसे अगर आप चाहें कि मैं इसको यू मानना चाहता हूँ, इसको बी, तो मतलब आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आया, आपको सेट चैप्टर समझ नहीं आया। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट लेना होता है, और वो सबसे बड़ा सिर्फ संख्या में नहीं होना चाहिए, वो वाले एलिमेंट भी सारे उसमें होने चाहिए, सेकंड सेट के भी सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। अगर सवाल में थर्ड सेट भी दिया जाता है तो उसके एलिमेंट भी सारे के सारे यू में होने चाहिए, तब ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट की यूनियन कैसे करते हैं, तो इसका सिंबल भी देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट जैसा ही सिंबल है। तो स्टूडेंट को यहाँ बड़ी नाराजगी होती है, सर ये लिखा हुआ है, मैं इसको यूनियन समझूं या यूनिवर्सल सेट समझूं। मैं बताऊंगा आपको कैसे पहचानते हैं कि इसको यूनियन समझे या यूनिवर्सल सेट समझे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अब स्टूडेंट हमसे पूछता है सर शायद ये लिखा है ए सेट, ये बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट, लेकिन मैं कहता हूँ नो स्टूडेंट, ये लिखा है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट के कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं कि सर कैसे कह सकते हो, अब आप इसको यूनियन क्यों पढ़ रहे हैं, अब आप इसको यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए ना, यू से मार्क किया गया, तो मुझे लगा ये यूनिवर्सल सेट है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ये यूनियन है, तो कैसे पता लगेगा कि ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जरा ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी बुक में ये लिखा नहीं होता, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है कि ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है। तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक सेट लिखा है और बीच में यू आ जाता है, फिर आप उसको यूनियन समझिए। और अगर स्टार्टिंग में ही यू आ जाता है और इसके इधर या इधर कोई एक साइड कोई नंबर हो ही ना, फिर उसको आप यूनिवर्सल सेट समझिए। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं, अगर एक यू शेप बनी है और उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक अल्फाबेट यूज किया गया है, फिर वो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, वो आपके लिए होगा यूनियन। और अगर आपके पास दोनों में से एक साइड फ्री है या दोनों साइड फ्री है, तो तब आप उसको समझेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इस समय आपको यूनियन सेट पढ़ना चाहिए, इसको ए यूनियन बी। तो यूनियन सिखाते हैं, यूनियन का मीनिंग मैंने आपको समझाने के लिए लिखा भी है कि सबको इकट्ठे कर देना, एकता बना देना क्वेश्चन की। तो सबको इकट्ठे कैसे करेंगे, देखिए ए के सारे एलिमेंट जो लिखे हैं वो लिख दिए, बीच में यूनियन का साइन डाल दिया और बी की जगह हमने बी वाले सारे एलिमेंट लिख दिए, और फिर हमने इसकी यूनियन शुरू करी। तो इकट्ठे करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखना। तो पहले वाले के सारे लिख देते हैं, 2 4 6 8 हमने लिख दिए, फिर इसमें से वो लिखते हैं जो पहले नहीं आए। जैसे 6 हम पहले यूज कर चुके हैं, दोबारा मत लिखिए, 8 हम लिख चुके हैं, दोबारा मत लिखिए, 10 अभी तक नहीं आया था लिख दीजिए, 12 अभी तक नहीं आया था वो भी लिख दीजिए। तो यूनियन का मतलब हुआ सबको इकट्ठे कर देना, लेकिन इकट्ठे करते समय ध्यान रखें कि अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको 2 बार मत लिखिए, उसको 1 टाइम ही लिखिए। तो इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं, जब भी कभी दो सेट का यूनियन करते हैं तो क्या करना होता है, पहला सेट सारा लिख दें बिना सोचे समझे, और दूसरे सेट के वो एलिमेंट दोबारा लिखें जो पहले नहीं लिखे गए। तो 10 और 12 पहले नहीं लिखे गए थे, इसलिए इसके पीछे 10 और 12 भी लिख दिया, ये हमारे से यूनियन बन गया, दो सेट का यूनियन अब आपको करना आ गया। अब उसके बाद दूसरा ऑपरेशन सीखते हैं, सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का सिंबल है स्टूडेंट्स उल्टा यू डाल देना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में आज साझा ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे कि क्या क्या कॉमन है। तो आज आपके पास ए इंटरसेक्शन बी पढ़ रहा हूं, तो ए के सेट सारा लिखा, बीच में इंटरसेक्शन का साइन डाला, बी का सारा सेट लिखा, और जैसे आपको समझ आ रहा है कि इंटरसेक्शन का मतलब साझा होता है, तो आप दोनों में साझा ढूंढिए कि साझी वैल्यूज कौन कौन सी हैं। साझे का मतलब दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो क्या इधर 2 है तो इधर 2 मिला, नहीं मिला, इधर 4 है इधर 4 मिला, नहीं मिला, लेकिन 6 इधर भी है 6 इधर भी है, तो वो कॉमन हो गया दोनों में, मैं उसको साझा भी कह सकता हूं, तो इसलिए हमने लिखा। और 8 इधर भी है 8 इधर भी है, वो दोनों में मिला, इसलिए हमने लिखा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों साइड से आपको कॉमन वैल्यूज ढूंढनी है, और जो दोनों साइड से कॉमन वैल्यूज मिले वो आपने लिखनी है। एक स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन करता है कि सर अगर यहाँ 6 और 8 ना होता और मुझे तब इनमें से कॉमन ढूंढना होता तो क्या ढूंढता, क्योंकि 6 और 8 इधर तो है, इधर ना होता या इधर ना होता तो कैसे करते, फिर हम 5 लिख सकते थे। तो अब अगर कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं आ रहा तो आप एम्प्टी सेट बना सकते हैं। एम्प्टी सेट आपको मैं सिखा चुका हूं, कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दीजिए या फिर जीरो डाल के उसको काट दीजिए, तो वो 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन आज दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इधर भी हैं इधर भी हैं, इसलिए हमने लिखा। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग स्टूडेंट्स याद कर लें कि दोनों में साझी चीज ढूंढनी है,
दोनों में कॉमन चीज ढूंढनी है, उसका सिंबल भी याद कर लें, उल्टा यू है, और यूनिवर्सल सेट के लिए यू है, यूनियन के लिए सॉरी यू है, और यूनियन करते समय सबको इकट्ठे कर देना है, लेकिन इकट्ठे करते हुए भी ध्यान रखना है कि कोई नंबर दो बार नहीं आना चाहिए। अगर वो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो वन टाइम ही लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। मुझे लगता है आपको ये दोनों ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। तो अभी तक मैंने सिखाया आपको दो सेट का यूनियन किस तरीके से करते हैं और दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। फिर थर्ड ऑपरेशन में आपको सिखाना चाहता हूं कि दो सेट में डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस का सिंबल माइनस है, तो माइनस कैसे डालेंगे, a माइनस बी। कोशिश करें इसको a माइनस बी भी पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप a डिफरेंस बी पढ़े तो बेटर लगता है। a माइनस बी भी बोल सकते हैं, a डिफरेंस बी बेटर है। तो a लिखें यहाँ पर, बीच में माइनस का साइन डालें, और b लिखें यहाँ पर, और माइनस करने का तरीका सुने आप। माइनस का तरीका अगर मैं ऐसे समझाऊं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जिस तरीके से मैं समझाता हूं वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पीछे वाला मिसाइल छोड़नी शुरू करता है, अगले वाला कभी मिसाइल नहीं छोड़ेगा, पीछे वाला मेंबर मिसाइल छोड़ेगा। 6 नंबर मिसाइल चली और वो 6 नंबर पे गिरी और इसको खत्म करके चली गई। 8 नंबर मिसाइल चली और वो 8 नंबर पे गिरी और इसको डिस्ट्रॉय करके चली गई। लेकिन जब 10 नंबर मिसाइल चली, इधर कोई 10 नंबर था नहीं, तो वो खाली एरिया में गिरेगी, वो किसी को बर्बाद नहीं कर पाएगी, किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। और 12 नंबर जब मिसाइल चली, वो इधर भी खाली मैदान पे ही गिरेगी और वो भी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। मिसाइल कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल खुले इलाके में भी गिर जाती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे 10 नंबर और 12 नंबर की जब मिसाइल गई तो इधर 10 और 12 नंबर का कोई भी नहीं था, इसलिए उनके ऊपर ना गिर करके वो ब्लैंक गिरी, कोई नुकसान नहीं हो पाया। और 6 और 8 पे गिरी। तो मतलब क्या समझ आया कि इधर से डिस्ट्रॉय कौन कौन हो गया, 6 और 8, तो बचा कौन कौन, 2 और 4। तो पहले वाले के बचे हुए लिखने होते हैं, मिसाइल चलने के बाद युद्ध में जो बच जाते हैं इसमें वो लिख देने होते हैं। तो 2 और 4 बचा, इसलिए हमने लिखा। अब अगर अभी भी नहीं समझ आया, एक बार फिर समझते हैं। इस बार मैं आपको बी डिफरेंस ए सिखाता हूं। तो इस बार आप बी पहले लिखेंगे और ए पीछे लिखेंगे। अब बताइए मुझे मिसाइल चलाने की पावर किसके पास है, बी के पास या ए के पास। तो आपको मैंने बताया था हमेशा पिछले वाला सेट आपका मिसाइल चलाएगा तो 2 नंबर मिसाइल जब चलाएंगे तो वो वेस्ट जाएगी, कहीं भी किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। 4 नंबर मिसाइल भी वेस्ट जाएगी, वो किसी के ऊपर नहीं गिरेगी। 6 नंबर को कैंसिल कर देगी, 8 नंबर को। तो इधर से कौन कौन से दो मेंबर बचे, 10 और 12, तो वो हमने आंसर लिखा। तो डिफरेंस करते हुए आपने वो लिखना है जो पहले वाले के बच जाते हैं। इधर से मिसाइल चलती है, पिछले वाले बम गिराते हैं, और बम गिराने के बाद वो जो इधर से बच जाते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, वो हमारा आता है डिफरेंस करने से आंसर। तो इसको आप डिफरेंस बोलते हैं या फिर माइनस बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मुझे 4th नंबर पे ये फार्मूला लिखना था, गलती से मैंने पहले 5th लिख दिया। तो आप अपने नोट्स बनाते हुए पहले 4th ये लिखें, फिर बाद में 5th लिखना। तो 4th समझते हैं क्या है। अब ये समझना है हमने सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ ओनली डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सिखाना है सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल याद करें, वहां माइनस था, डिफरेंस का सिंबल माइनस है, और इसका सिंबल आप देख रहे हैं ट्रायंगल है, और ट्रायंगल भी कुछ स्पेशल टाइप का, उसकी एक वाल आपने ज्यादा डार्क करनी है, तो वो ट्रायंगल जिसकी एक वाल ज्यादा डार्क है और वो यही वाल आपने ज्यादा डार्क करनी है, ना ये करेंगे ना ये, आप यही दीवार को ज्यादा डार्क करेंगे, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल बन जाएगा। और इसका फार्मूला भी याद कर लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, डेल्टा भी बोल सकते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो फार्मूला याद कीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस आपने खाली डिफरेंस क्या होते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी की वैल्यू भी लिखिए, b माइनस ए की वैल्यू भी लिखिए, और उन दोनों की यूनियन कर दीजिए, वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। उन दोनों की क्या कर दीजिए, यूनियन। दोबारा से समझिए, a माइनस बी भी करना है, b माइनस ए भी करना है, और उन दोनों की इंटरसेक्शन नहीं करनी, स्टूडेंट्स यूनियन करनी है, तो उन दोनों की यूनियन कर दीजिए, तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं, a माइनस बी मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं से उठा के बता रहा हूं आपको। 2 और 4 मैंने इसलिए लिख दिया, अगर आपने ये पहले ना किया होता तो आपको पहले a माइनस बी निकालना पड़ता, b माइनस ए निकालना पड़ता, लेकिन मैं मान रहा हूं कि मैंने सिखा दिया है, तो 2 और 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और b माइनस ए की वैल्यू मैं 10 और 12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाद में इनको यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब मुझे लगता है आपको याद होगा अभी भी कि सबको इकट्ठे कर देना, तो इकट्ठे कर दीजिए, 2 भी लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा, 10 भी लिखा जाएगा, और 12 भी, कोई रिपीट ही नहीं किया, तो किसी को भी नहीं हमने छोड़ा, सभी लिख दिए। सभी को इकट्ठा करना ही कहलाता है यूनियन। तो हमने सबको इकट्ठा कर दिया, वो आ गया यूनियन का आंसर। तो ए डेल्टा बी आपको आंसर मिला, हो गया पूरा ये क्वेश्चन।
तो फोर्थ में आपने क्या सीखा, सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले डिफरेंस सिखाया, उसका सिंबल माइनस होता है, फिर मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस सिखाया, उसका सिंबल डेल्टा होता है, और डेल्टा बनाने की शेप का मेथड भी देख लें। ट्रायंगल बनाने के बाद उसकी एक वॉल को ज्यादा डार्क करें। और फिफ्थ ऑपरेशन सीखते हैं, लास्ट ऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक बार दोबारा बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और इसका सिंबल है ऊपर डैश। ये किसी की पावर में लिखा जाता है डैश, तो किस तरीके से लिखेंगे, जैसे a रेज टू पावर डैश, तो इसको डैश बोलते हैं। और a डैश कैसे होता है, इसका फार्मूला याद करें, a डैश का फार्मूला होता है u माइनस a। जिसका भी डैश निकालना हो आगे हमेशा u लिखें, माइनस लिखें, और उसी नंबर को दोबारा लिख दें, उसी सेट को माइनस लिख दें। अगर b डैश लिखा होता तो आप उसका फार्मूला डिसाइड कीजिए, क्या बनेगा, u माइनस b। हमेशा आगे u लिखना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट लिखना है, माइनस डालना है, और वही लिखना है जिसका आपको डैश निकालना है, तो a लिख दीजिए। अगर b डैश लिखा होता तो आप यहाँ b लिख देते, अगर यहाँ c डैश लिखा होता तो आप यहाँ c लिख देते। u माइनस फिक्स है, तो आपको ये फार्मूला भी याद कर लेना है कि कभी कॉम्प्लीमेंट की कैलकुलेशन करनी है तो उसका सिंबल होता है ऐसा, और उसका फार्मूला होता है u माइनस, उसी सेट को दोबारा से लिख देना बिना डैश के। तो u यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हम यहां से देख के लिख रहे हैं 1 2 4 6 8 10 12 14, और ये सभी हमने लिखा, माइनस बीच में डाल दिया, डिफरेंस बीच में डाल दिया, a की वैल्यू हम यहां से देख के लिख रहे हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। अब बताइए मिसाइल कौन चलाएगा, पहले वाला या पिछले वाला। तो आपको याद रखना है कि मिसाइल चलाने की पावर पिछले वाले के पास होती है। तो 2 नंबर मिसाइल जब चलेगी 2 नंबर पे गिरेगी, ये डिस्ट्रॉय। 4 नंबर की मिसाइल इस पे चलेगी, 4 नंबर डिस्ट्रॉय, 6 नंबर डिस्ट्रॉय, 8 नंबर डिस्ट्रॉय। तो बाकी जो बचते हैं वो बता दीजिए, 1 10 12 और 14, 1 10 12 और 14 वो हमने लिख दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकला। तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला याद हो गया होगा आपको, u माइनस वही सेट को लिख देना। तो ये फार्मूला याद कर लें। कुछ प्रॉपर्टीज भी याद कर लें कि अगर हम एक ही सेट पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें तो सेट दोबारा से a बन जाता है। तो इसको आप याद कर लें, एक सेट को अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें, एक बार कॉम्प्लीमेंट किया फिर उस आंसर का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो a बन जाता है। और अगर कभी हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, और कभी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो एम्प्टी सेट बन जाता है। याद कीजिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। और अगर हम a के साथ एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट u बन जाता है, और a के साथ अगर एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें, दोनों में कॉमन ढूंढे तो कुछ भी आंसर नहीं आता, उसको 5 बोल देते हैं, एम्प्टी सेट आ जाता है। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी मॉर्गन लॉ सुनाइए। तो डी मॉर्गन लॉ भी याद कर लीजिए आप, इसको फार्मूले के नाम से भी याद कीजिए। इस फार्मूले का नाम है डी मॉर्गन लॉ। ये ब्रैकेट खोलना सिखाएगा आपको। तो ये ब्रैकेट किस तरीके से खोलते हैं, ए यूनियन बी और ऊपर लिखा है कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट खोलने का दिल कर रहा है आपका तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन यूनियन यूनियन नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से डी मॉर्गन लॉ काम करता है, आपने सीख लिया होगा। यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिल जाता है। अगर ये इंटरसेक्शन पहले से ही है तो ये इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बी को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में, यानी उल्टा यू यू में बदल जाएगा। तो उल्टा यू है तो सीधा यू हो जाएगा, सीधा यू है तो उल्टा यू हो जाएगा। ऐसा डी मॉर्गन लॉ कहता है, और इससे हमारी ये ब्रैकेट भी खुल जाती है। तो आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान से याद करना है। एक बार दोबारा से याद करा दूं, अगर एक सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालें तो a बन जाता है। अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो एम्प्टी सेट बन जाता है। और अगर हम एक सेट में उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालें तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। और एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें तो वो एम्प्टी सेट बन जाता है। ये थोड़ा ध्यान से आप समझ लेना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा दोहरा देते हैं कि अगर ये ब्रैकेट खोलने का मौका आपको मिले तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो आप कर देंगे, मुझे पता है, लेकिन यूनियन किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, इंटरसेक्शन में। और अगर इंटरसेक्शन मिले तो किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, यूनियन में। तो ये भी आपने सीख लिया होगा। तो इस तरीके से ये 5 ऑपरेशंस अगर आप सीख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए बन जाता है 2 मार्क्स में और या फिर 4 मार्क्स में। अभी मैं इससे अगली स्लाइड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 38 दे रहा हूं, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने डाले और आंसर्स भी साथ में मेंशन कर दिए गए। और इन सभी 10 के 10 क्वेश्चंस में आपको जो मैंने क्वेश्चन बेस बनाया है वो ही 5 सेट ऑपरेशंस बनाए हैं जो मैंने आपको सिखाई, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। तो
इसी बेस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इनकी रिवीजन कीजिए। और जो इससे हैवी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद डिस्कस करूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। पहले आप बिल्कुल इजी क्वेश्चंस कीजिए और फार्मूलाज को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर मैं आपको इससे हैवी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।